नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र एक परिचय को पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अब तक आप लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 से हमने जो कुछ भी सीखा है उन बिंदुओं को हम आज संक्षेप में पुनः रिपीट करते हैं। सर्वप्रथम पार्ट 1 में आपने सीखा वाणिज्यिक अर्थ, तत्पश्चात लेखांकन प्रणाली और दोहरा लेखा विधि का उद्भव किस प्रकार हुआ और विकास किस प्रकार हुआ, इसको हमने समझा। फिर हमने समझा पुष्पालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र, जो कि समानार्थी शब्द लगते हैं पर है नहीं, तो इन तीनों के अर्थ को हमने समझा और ये समझा कि पुष्पालन लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी है और लेखांकन लेखाशास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है और पुष्पालन और लेखांकन दोनों ही लेखाशास्त्र के भाग हैं। फिर हमने समझा पार्ट 2 में हमने समझा पुष्पालन व लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं। इसी प्रकार से पुष्पालन और लेखांकन में क्या अंतर है, दोनों को हम अलग अलग किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर हमने समझा लेखांकन के प्रकार या उपक्षेत्र, आपको ध्यान होगा तो वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन, इसको हमने समझा। नेक्स्ट हमने समझा लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन का क्या प्रोसेस है, कहाँ से लेखांकन प्रारंभ होता है और कहाँ उसका एंड होता है। तो इस स्टेप वाइज हमने इसको सीखा। नेक्स्ट था लेखांकन की विधियाँ, आपको ध्यान हो तो लेखांकन की विधियों में हमने समझा अपूर्ण लेखा विधि, इकरा लेखा विधि, महाजनी या भारतीय बहिर्गत लेखा विधि, और फिर हमने पार्ट 3 में समझा दोहरा लेखा विधि, डबल एंट्री सिस्टम प्रारंभ किया और दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में बहुत सारे बिंदुओं को हमने सीखा। किस प्रकार से दोहरा लेखा विधि की विशेषताएं क्या क्या है, दोहरा लेखा विधि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसी प्रकार से व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लीजिए सरकार, स्वामी और ऋणदाता, बैंक, ये सब व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार थे और हमने इनके बारे में समझा कि इन्हें लेखांकन से क्या उम्मीदें हैं। फिर आया पार्ट 4 में हमने समझा दोहरा लेखा प्रणाली की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाओं में क्या था, सबसे पहले प्रारंभिक लेखा था, व्यवहार की उत्पन्न होते ही उसका लेखा करना। तत्पश्चात सीखा हमने वर्गीकरण, इसमें अलग अलग खाते खुलते हैं। और नेक्स्ट था अंतिम सारांश, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। नेक्स्ट हमने सीखा लेखांकन के कौन कौन से कार्य हैं, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और फिर आया आपके समक्ष पार्ट 5 में दोहरा लेखा प्रणाली के हमें क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज हैं और दोहरा लेखा प्रणाली की कौन कौन सी सीमाएं, लिमिटेशंस है, उनको हमने सीखा। इसी प्रकार से पार्ट 6 के अंदर हमने सीखा लेखांकन के विभिन्न आधार, कौन कौन से आधार, रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, मिश्रित आधार। अरे हमने पार्ट 6 तो अभी तक सीखा ही नहीं है, तो आज हम लोग जो है पार्ट 6 पर ही अध्ययन करने वाले हैं। तो पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे कि लेखांकन के विभिन्न आधार कौन से हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं पार्ट 6। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब तक अध्ययन किया दोहरा लेखा प्रणाली के विभिन्न बिंदुओं पर। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं लेखांकन के विभिन्न आधार। विभिन्न वित्तीय व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करने के आधार को हमें अध्ययन करना है और ये आधार है, 3 आधार है। सर्वप्रथम रोकड़ आधार, द्वितीय उपार्जन आधार और तृतीय है मिश्रित आधार। इन तीनों आधारों का अध्ययन हम संक्षेप में एक के बाद एक करते हैं। तो सर्वप्रथम रोकड़ आधार, कैश बेसिस। इस आधार में वित्तीय व्यवहारों, ध्यान से इसे समझिए, वित्तीय व्यवहारों का लेखा तभी किया जाता है जब
रोकड़ प्राप्त होती है या रोकड़ चुकाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष में माल और सेवाओं के लिए जब वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है तो इसे हम खर्च मानते हैं, और इसी प्रकार से माल के विक्रय पर जब राशि प्राप्त होती है तभी हम इसे आय मानते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि के अंदर अगर हम रोकड़ आधार को अपनाते हैं तो व्यवसाय की पुस्तकों में लेखा तभी करना है जब वास्तव में राशि प्राप्त होती है या वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है। यह जो आधार है यह मुख्य रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं, पुण्यार्थ ट्रस्टों एवं पेशेवर व्यक्तियों तथा सरकारी संस्थाओं इनके लिए उपयोगी है, क्योंकि इनमें सामान्यतः नगद लेन देन ही होता है और इन संस्थाओं का जो उद्देश्य है वह लाभ कमाना नहीं होता है। लेकिन यह जो विधि है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अनुपयोगी है। इसका कारण यह है कि अगर व्यावसायिक संस्थाओं में केवल रोकड़ आधार पर लेखा किया जाएगा तो वर्ष के अंत में जो लाभ हानि दर्शाया जाएगा वह स्थिति सही नहीं दर्शाएगा, क्योंकि व्यवसाय में उधार लेन देन भी होते हैं और नगद लेन देन भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक संस्थाओं के लिए कैश बेसिस का आधार सही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लेखांकन का द्वितीय आधार, उपार्जन आधार, एक्रूल बेसिस। इस आधार में, उपार्जन आधार में व्यवहारों का लेखा आय के अर्जन होने पर तथा व्ययों के उत्पन्न होने पर किया जाता है, चाहे नगद प्राप्ति या नगद भुगतान हुआ है या नहीं। पिछले रोकड़ आधार में आपने समझा था कि व्यवहारों का लेखा तभी किया जाता है जब वास्तव में उनका नगद भुगतान हुआ है या नगद प्राप्ति हुई है, लेकिन उपार्जन आधार में इसका एकदम से विपरीत है। उपार्जन आधार में व्यवहारों का लेखा आय के अर्जन होने पर अगर आय अर्जित हो गई है, चाहे वह राशि प्राप्त हुई है या नहीं प्राप्त हुई है, उसका लेखा इस वर्ष की लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। साथ ही व्ययों के उत्पन्न होने पर अगर व्यय उत्पन्न हो गए हैं और इस वर्ष से संबंधित है तो उनका लेखा करना अनिवार्य है, चाहे उनकी नगद भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। वर्ष के अंत में लाभ हानि व आर्थिक स्थिति की सही प्रदर्शन किया जाता है। यदि हम उपार्जन आधार पर व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करते हैं तो वर्ष के अंत में जो लाभ और हानि प्रदर्शित हो रही है वह बिल्कुल अपनी सही स्थिति दर्शाएगी, क्योंकि हमने इस वर्ष के खर्चे और इस वर्ष की आय को लाभ हानि खाते में लिखा है। साथ ही आर्थिक स्थिति, तो व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व हैं उनसे संबंधित खर्चे या मूल्यह्रास आदि को भी हमने शामिल कर लिया है। अतः व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है वर्ष के अंत में निश्चित तिथि को वह भी सही दर्शाई जाएगी। अब देखिए इसे कुछ उदाहरण समझिए कि उपार्जन और इसका देय होने का क्या तात्पर्य है। एक उदाहरण है, रमेश को माल बेचा 3000 रुपये और राशि प्राप्त हुई 1800 रुपये। अब जरा समझिए इसको। यदि रोकड़ आधार होता तो कितनी राशि से लेखा होता? 1800 रुपये से। लेकिन चूंकि यहां पर आधार कौन सा है? उपार्जन, तो जो लेखा होगा वह किस राशि से होगा? 3000 रुपये से। इस बात को आपको समझना है। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है, प्रति माह 1000 रुपये की दर से किराया चुकाया 10,000 रुपये। अब आप समझिए कि प्रति माह 1000 रुपये, तो 12 माह का किराया होता है 12,000 रुपये और हमने किराया कितना चुकाया? 10,000 रुपये। इसका तात्पर्य है 2,000 रुपये अभी तक हमने नहीं चुकाए हैं। अगर रोकड़ आधार होता तो लेखा होता 10,000 से,
लेकिन चूंकि यहाँ पर उपार्जन आधार है अतः लेखा कितनी राशि से होगा, 12,000 रुपये से। तो जो लेखांकन का आधार है रोकड़ आधार और उपार्जन आधार, उसमें ये अंतर है। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य भी है और उपयोगी भी है। व्यावसायिक संस्थाओं में उपार्जन के आधार पर ही लेखा किया जाता है, तभी व्यवसाय की जो लाभ हानि है और आर्थिक स्थिति है वह सही सही प्रदर्शित होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं लेखांकन के आधार में तीसरा आधार, जो कि प्रथम आधार रोकड़ आधार और द्वितीय उपार्जन आधार दोनों का मिश्रित है, अतः इसे कहते हैं मिश्रित आधार, हाइब्रिड बेसिस। व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले वित्तीय व्यवहारों का लेखा किस आधार पर किया जाए, यह हम पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था रोकड़ आधार और द्वितीय हमने पढ़ा उपार्जन आधार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रित आधार। मिश्रित आधार में जो वित्तीय व्यवहारों का लेखा किया जाता है वह लेखा इस प्रकार से होता है। रोकड़ आधार और उपार्जन आधार, इसमें दोनों का ध्यान रखा जाता है। कैसे? जो खर्चे हैं या व्यय है उनका लेखा उपार्जन आधार पर या उनके देय होने पर, दोनों बातें एक ही है। अगर कोई भी व्यय ड्यू हो चुका है या उपार्जन हो चुका उसका, तो हम उसका पूर्ण लेखा रखेंगे, चाहे उसका नगद भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। इसी प्रकार से आय की तरफ बढ़ते हैं। तो आय का लेखा नगद प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है, नगद प्राप्त होने के आधार पर। इस प्रकार से यह हो गया मिश्रित आधार। तो पुनः समझिए, जो एक्सपेंसेस है उनका लेखा तो करना है देय होने के साथ ही कर देना है, और जो इनकम है इनकम का लेखा तब किया जाएगा जब वह इनकम प्राप्त हो जाती है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। वेतन देय हुआ 5,000 रुपये। ध्यान से समझिए, वेतन देय हुआ 5,000 रुपये, अर्थात 5,000 रुपये का वेतन चुकाया जाना था और भुगतान किया 4,000 रुपये। इसका तात्पर्य 1,000 रुपये का भुगतान अभी भी करना बाकी है। अब इसका लेखा अगर हम करते हैं तो लेखा पुस्तकों में चूंकि 5,000 रुपये से देय हो चुका है, अतः लेखा कितने से होगा, 5,000 रुपये से। इसी प्रकार से इनकम की बात करते हैं। एक इनकम का उदाहरण लेते हैं अपन। कमीशन अर्जित हुआ 1,200 रुपये और प्राप्त कितना हुआ, 1,000 रुपये। इसका तात्पर्य यह है कि 1,200 रुपये का कमीशन हमने कमा लिया है, लेकिन हमें प्राप्त हुआ कितना, 1,000 रुपये। अब चूंकि मिश्रित आधार है, अतः हम जब लेखा करेंगे तो बताइए कितनी राशि से लेखा होगा। हाँ, यह लेखा होगा केवल 1,000 रुपये से। इस प्रकार से मिश्रित आधार में आय और व्यय का लेखा किया जाता है। अब बताइए, यह जो मिश्रित आधार है यह किसके लिए उपयुक्त है? तो यह अगर अपनाना चाहे तो सरकारी विभाग के लिए उपयुक्त है, ताकि वह अपने एक्सपेंसेस की स्थिति सही बता सके, और जो प्राप्ति है उसके आधार पर लेखा करने से भी उसको फायदा है कि प्राप्त हुई राशि को ही इनकम माना जाए। स्थानीय निकाय, पेशेवर लोग भी अगर इसे अपनाना चाहें तो इसे अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से लेखांकन के विभिन्न आधार हमने पढ़े, और इन विभिन्न आधार का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले विभिन्न वित्तीय व्यवहारों का लेखा किस आधार पर किया जाए। तो इसके 3 आधार हैं। सर्वप्रथम रोकड़ आधार, द्वितीय उपार्जन आधार, और तृतीय जो है वो है मिश्रित आधार। तो रोकड़ आधार में जो वित्तीय व्यवहारों का लेखा है वह तभी किया जाता है जब रोकड़ के लेन देन उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात आय प्राप्त हो चुकी है और व्यय का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन आधार पर इसका उल्टा हो गया,
व्यय हो चाहे आय हो, नगद प्राप्त हो चुकी है या भुगतान नहीं किया है, कर दिया गया है, लेकिन अगर वह व्यय उपार्जन हो चुका है, देय हो चुका है, तो उसका लेखा होगा। इसी प्रकार से कोई आय अर्जित कर ली है तो उसका लेखा होगा। लेकिन मिश्रित आधार के अंदर हम क्या करते हैं, जो खर्चे हैं उनका लेखा तो करते हैं अर्जन के आधार पर, और जो इनकम है उसका लेखा करते हैं प्राप्ति के आधार पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वित्तीय व्यवहारों के लेखे करने के आधार कौन कौन से हैं। प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा इसके लिंक को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।